नमस्कार दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी ASO 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो यह आज की क्लास आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आज हम लेकर आए हैं 50 करेंट डाटा बेस्ड क्वेश्चंस, जिसमें 50 मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQ बिल्कुल नए पैटर्न पर होंगे और हर प्रश्न के साथ कंसेप्ट भी समझेंगे। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और हाँ, अंत में अपना स्कोर जरूर कमेंट करिएगा, भूलिएगा मत। अगर आप ऐसा ही क्लास चाह रहे हैं तो आप अंजू एग्जाम एकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना समय गवाए हम लोग अपने मेन टॉपिक पर चलते हैं। और एक और बात, यदि आप लोग डेली PDF प्राप्त करना चाह रहे हैं तो अंजू एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और इसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दूंगी, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। डेली का डेली PDF प्राप्त करना चाह रहे हैं तो वहां से आपको मिलेगा। चलिए, आज का ये रहा पहला प्रश्न कंसेप्ट पर। अरे, कथन और कार्य से संबंधित प्रश्न है। प्रश्न दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन दिया है, प्रश्न को ध्यान से सुनिए, ऑप्शन दिखाती हूँ। कथन दिया है कि भारत में NSO, जिसे नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस कहा जाता है, का गठन CSO और NSSO के विलय से हुआ था। यानी NSO का जो गठन था CSO और NSSO के विलय से हुआ था। और कथन 2 कह रहा है कि NSO वर्तमान में सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय यानी MOSPI के अधीन कार्य करता है। कथन दोनों देख लीजिए क्या बोल रहा है। और देखिए, CSO का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ देता है, NSO का पूछ देगा, NSSO का, इनका फुल फॉर्म याद करिएगा। NSO का नेशनल स्टैटिक ऑफिस, CSO का सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस, NSSO का नेशनल सैंपल सर्वे। ठीक है, तो कथन पहला कर रहा है कि NSO जो है CSO और NSSO का विलय से बना है और NSO वर्तमान में MOSPI के अधीन कार्य करता है। ऑप्शन देखिए, केवल एक कथन सही है, केवल 2 कथन सही है, दोनों कथन सही है, दोनों कथन गलत है। बताइए। देखिए, NSO का निर्माण जो हुआ है CSO और NSSO के विलय से हुआ है, तो ऑप्शन तो एक सही हो गया, मतलब ये सही है। और वर्तमान में NSO MOSPI के अधीन कार्य भी कर रहा है, तो दोनों सही है। तो ऑप्शन सी सही होगा, दोनों कथन सही है। इसकी व्याख्या देख लेते हैं, इससे जितने भी प्रश्न बनने लायक है उनको देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसे NSO कहा जाता है, इसका गठन कब हुआ था? 23 मई 2019 को CSO और NSO के विलय से किया गया था। यानी जब CSO पहले अलग अलग कार्य करते थे, CSO और NSO, लेकिन इन्हीं को विलय करके NSO का गठन किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य था आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली को अधिक एकीकृत, पारदर्शी, प्रभावी बनाना था। वर्तमान में NSO MOSPI के अधीन कार्य करती है, यानी सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। राष्ट्रीय आय औद्योगिक उत्पाद सूचकांक IIP कहा जाता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जिसे CPI कहा जाता है, वार्षिक सर्वेक्षण, अनेक आधिकारिक सांख्यिकी रिपोर्ट का संकलन एवं प्रकाशन इसी संस्था के द्वारा होता है। इस पैरा में बहुत प्रश्न छिपे हुए हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 2 है, देखिए, निम्नलिखित में से सांख्यिकी की सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? ऑप्शन ए है केवल संख्यात्मक तथ्यों का संग्रह, ऑप्शन बी है आंकड़ों का संग्रह, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्या का विज्ञान है, ऑप्शन सी है केवल जनसंख्या का अध्ययन है, ऑप्शन डी है केवल आर्थिक आंकड़ों का अध्ययन है। बताइए। प्रश्न नंबर 2, तो सांख्यिकी का सर्वाधिक उपयुक्त परिभाषा कौन सी है? तो सबसे उपयुक्त परिभाषा यही है, ऑप्शन बी, आंकड़ों का संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और व्याख्या का विज्ञान है। इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए, आधुनिक सांख्यिकी केवल आंकड़ों का संग्रह नहीं करती, बल्कि उसका संग्रह भी करती है, वर्गीकरण भी करती है, सारणीकरण भी करती है, प्रस्तुतिकरण भी करती है, विश्लेषण भी करती है, व्याख्या भी करती है। ठीक, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 3 पे चलते हैं। प्रश्न को ध्यान से देखिए, ऑप्शन दिखाती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सांख्यिकी की एक प्रमुख सीमा को व्यक्त करता है? सांख्यिकी की एक प्रमुख सीमा को व्यक्त करता है। ऑप्शन देखिए, सांख्यिकी व्यक्तिगत तथ्यों का अध्ययन करती है, ऑप्शन बी है सांख्यिकी गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन बिना उन्हें मापनीय बनाए कर सकती है, ऑप्शन सी है सांख्यिकी मुख्यतः समष्टिगत तथ्यों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत तथ्यों का अध्ययन नहीं करती है, ऑप्शन डी है सांख्यिकी सदैव 100% निश्चित परिणाम देती है। प्रश्न नंबर 3 का उत्तर कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 3 यहाँ पे है, ऑप्शन यहाँ पे देखिए। तो देखिए, उसकी सीमा है, पूछा है ना, क्या पूछा है? एक प्रमुख सीमा है, तो प्रमुख सीमा ऑप्शन सी होगा। यानी सांख्यिकी मुख्यतः समष्टि यानी एग्रीगेट तथ्यों का अध्ययन करती है, व्यक्तिगत तथ्यों का अध्ययन नहीं करती है। ऑप्शन सी सही होगा। इसकी व्याख्या यहाँ पर देख लीजिए। सांख्यिकी का अध्ययन एग्रीगेट तथ्यों पर आधारित होता है, यानी समग्र पर आधारित होता है। किसी एक व्यक्ति, वस्तु, घटना का अध्ययन सांख्यिकी का विषय नहीं माना जाता। इसके अतिरिक्त सांख्यिकी के निष्कर्ष संभावनाओं
संभाव्यता और उपलब्ध आंकड़ों के आधारित होते हैं, इसलिए 100% निश्चित परिणाम का दावा नहीं कर सकता। ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है, कथन से संबंधित प्रश्न है। स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टीमेट एंड प्रोबेबिलिटीज। यह कथन किस विद्वान से संबंधित है? यह प्रश्न कई बार आ चुका है, मैं प्रैक्टिस में करा चुकी हूँ, आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। साइंस इज द स्टैटिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टीमेट एंड प्रोबेबिलिटीज। यह कथन किस विद्वान से संबंधित है? ऑप्शन ए है A.L. बोडिंगटन, ऑप्शन बी है हॉरेस सैक्रेट्स, ऑप्शन सी है W.I. किंग, ऑप्शन डी है क्रॉक्टन एंड क्राउडेन। प्रश्न नंबर 4, तो क्या होगा? A.L. बोडिंगटन, ऑप्शन ए सही होगा। आइए कुछ विद्वानों के कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं को देख लेते हैं। देखिए, इसको हिंदी में देखेंगे। साइंस ऑफ एस्टीमेट एंड प्रोबेबिलिटीज, यानी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान। सांख्यिकी को अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान किसने कहा है? A.L. बोडिंगटन ने कहा है। बाउली ने क्या कहा है कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान तथा माध्यम का विज्ञान है। गणना का विज्ञान और माध्यम का विज्ञान सांख्यिकी को किस विद्वान ने कहा है? A.L. बाउली ने कहा है। और तथ्यों का समूह के रूप में परिभाषित, यानी सांख्यिकी को तथ्यों के रूप में परिभाषित हॉरेस सैक्रेट्स ने कहा, मतलब किया है। कौन? हॉरेस सैक्रेट्स। तथ्यों का समूह है, यानी सांख्यिकी तथ्यों का समूह है, हॉरेस सैक्रेट्स। और सांख्यिकी को सामूहिक, प्राकृतिक या सामाजिक घटनाओं का आकलन की विधि माना है। किसने? W.I. किंग ने माना है। और सांख्यिकी संख्यात्मक समंकों के संकलन, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और निर्वचन का विज्ञान है। यह किसने कहा है? क्रॉक्टन और क्राउडेन ने। ध्यान दीजिएगा, ये मोस्ट एक्सपेक्टेड परिभाषाओं में से हैं, इनको ध्यान दे दीजिएगा आप लोग और याद कर लीजिएगा। इसका PDF अंजू एग्जाम एकेडमी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक मैं कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। आप लोग वहां से जुड़ जाइएगा जो लोग नहीं जुड़े हैं। और एक और बात, यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सेशन कैसा लगा। और मैं ये बता दूं, मैं डाटा तो ली हूँ, मतलब जितना हो सका है उतना बेहतर, यानी सही लेने की कोशिश की हूँ। यदि कोई त्रुटि हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उसे सुधार सकूं, समय से पहले सबको बता सकूं। प्रश्न नंबर 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सांख्यिकी के वैज्ञानिक अध्ययन क्रम का सही अनुक्रम दर्शाता है? मतलब सांख्यिकी के वैज्ञानिक अध्ययन का सही अनुक्रम दर्शाता है, बताइए। ऑप्शन देखिए, विश्लेषण, संग्रहण, उसके बाद वर्गीकरण, उसके बाद व्याख्या। ऑप्शन बी है संग्रहण, वर्गीकरण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण, व्याख्या। ऑप्शन सी है वर्गीकरण पहले होता है, उसके बाद विश्लेषण होता है, उसके बाद संग्रहण होता है, उसके बाद निष्कर्ष होता है। ऑप्शन डी है प्रस्तुतिकरण सबसे पहले होता है, उसके बाद संग्रहण होता है, उसके बाद विश्लेषण होता है, उसके बाद वर्गीकरण होता है। बताइए प्रश्न नंबर कौन सा है? प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो देखिए, प्रश्न नंबर 5 का सबसे पहले संग्रह किया जाता है डाटा को, उसके बाद उसका वर्गीकरण किया जाता है, उसके बाद प्रस्तुतिकरण किया जाता है, उसके बाद विश्लेषण किया जाता है, उसके बाद इसका व्याख्या किया जाता है। इंग्लिश में सबसे पहले कलेक्शन किया जाता है, उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन किया जाता है, उसके बाद प्रेजेंटेशन किया जाता है, उसके बाद एनालिसिस और उसके बाद इंटरप्रिटेशन किया जाता है। इंटरप्रेशन किया जाता है। इंग्लिश थोड़ा मतलब पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होता है, परेशान नहीं होइएगा, सब सही हो जाएगा। और ये इसका व्याख्या है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 6, कथन और स्टेटमेंट से प्रश्न है। कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 क्या कर रहा है? यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक का मान +1 हो तो उसके बीच पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होता है। यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक यानी कोरिलेशन कोएफिशिएंट का मान +1 हो तो उनके बीच पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होगा। कथन 2 कह रहा है, यदि सहसंबंध गुणांक का मान 0 हो तो दोनों चरों के बीच कोई रैखिक सहसंबंध नहीं होगा। कथन दोनों देख लीजिए, ऑप्शन दिखाते हैं। ठीक है, ऑप्शन देखिए। कथन 1 सही है, कथन 2 सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। बताइए प्रश्न नंबर 6। मैं प्रश्न को ऐसे तैयार की हूँ जिससे आप लोगों के पास जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा डाटा पहुंच सके, सही से सही। ठीक है, देखिए कथन 1, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक का मान +1 होगा तो उनके बीच पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होगा। जी बिल्कुल, कथन सही है। यदि सहसंबंध गुणांक का मान 0 हो तो दोनों चरों के बीच रैखिक सहसंबंध नहीं होगा। जी बिल्कुल, ये भी सही है। तो दोनों कथन सही है, तो ऑप्शन सी सही होगा, 6 का सी। दोनों स्टेटमेंट सही है। यहाँ पर व्याख्या है, देख लीजिएगा। इससे रिलेटेड और भी प्रश्न बन सकते हैं, इस व्याख्या से क्लियर किया गया है। प्रश्न नंबर 7 है, यदि किसी वितरण में माध्य 48 है, मानक विचलन 6 है, तो 60 का जेड स्कोर क्या होगा? 1 2 3 4 कितना होगा? प्रश्न नंबर 7,
इसका सूत्र है। यदि आप लोगों को सूत्र याद होगा तो वहां पे रख करके इसका मान आ जाएगा, याद नहीं होगा तो दिक्कत होगा। तो क्या होगा, 2 होगा। आइए बताते हूँ कि कैसे 2 होगा। जेड स्कोर का सूत्र देखिए, जेड बराबर होता है x माइनस एक्स बटा में, ये दिया है, जहां पर x बार होगा, जहां पे मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन का मान दिया है। जेड बराबर 60 माइनस 48 बटा में 6 बराबर 12 बटा में 6 बराबर 2 आया है। यानी जो है वो ना, वो किसका है, 6 स्टैंडर्ड डिविएशन का प्रतीक है। इसी सूत्र में हम लोग रखेंगे तो आ जाएगा। जेड बराबर एक्स माइनस एक्स बटा में, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा तो क्या बोला जाता है, याद नहीं आ रहा है। इसी सूत्र में हम लोग जो मानक विचलन का वो होता है, चिन्ह होता है, दिमाग से उतर गया है, ठीक है। तो इसी सूत्र में आप लोग रखेंगे तो इसका मान आ जाएगा। प्रश्न नंबर 8वां है, निम्नलिखित में से किस सूचकांक के भार आधार वर्ष की मात्राओं पर आधारित होता है। निम्नलिखित में से किस सूचकांक का भार आधार वर्ष की मात्राओं पर आधारित होता है। ऑप्शन ए है पास्चे सूचकांक, ऑप्शन बी है लेस्पेयर सूचकांक, ऑप्शन सी है फिशर आदर्श सूचकांक, ऑप्शन डी है मार्शल एजवर्थ सूचकांक। प्रश्न नंबर 8, तो क्या होगा, लेस्पेयर सूचकांक, ऑप्शन बी सही होगा। लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स में आधार वर्ष की मात्राओं को भार के रूप में लिया जाता है। इसके विपरीत पास्चे इंडेक्स में चालू वर्ष की मात्राएं भार होती हैं, जबकि फिशर इंडेक्स लेस्पेयर और पास्चे का ज्यामितीय माध्य होता है। और इंडेक्स नंबर अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इनको ध्यान से देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 9 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आधिकारिक अनुमान वर्तमान में कौन सी संस्था जारी करती है। ऑप्शन ए है भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन बी है नीति आयोग, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन डी है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड। प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कौन सा सही होगा, तो कौन सा होगा, तो भारत में राष्ट्रीय आय का आधिकारिक अनुमान वर्तमान में एनएसओ द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन सी सही होगा। यानी भारत में राष्ट्रीय आय, जीडीपी, जीबीए, एनडीपी आदि का आधिकारिक अनुमान एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है और एनएसओ मॉस्फी के अधीन कार्य करता है, ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 10 है, यदि किसी डाटा के में सभी प्रेक्षण में समान संख्या जोड़ दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा माप अपरिवर्तित रहेगा। क्या है प्रश्न, देखिए, यदि किसी डेटा के सभी प्रेक्षणों में समान संख्या जोड़ दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा माप अपरिवर्तित रहेगा। ऑप्शन ए है अंगणितीय माध्य, ऑप्शन बी है सांख्यिकी माध्यिका, ऑप्शन सी है मानक विचलन, ऑप्शन डी है मोड। प्रश्न नंबर 10, तो कौन होगा, प्रश्न नंबर 10 मानक विचलन, ऑप्शन सी है। यानी यदि सभी प्रेक्षणों में समान संख्या जोड़ा या घटा दिया जाए तो माध्य, माध्यिका एवं बहुलक उसी मात्रा में बदल जाते हैं, लेकिन मानक विचलन तथा वितरण में कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि आंकड़ों का फैलाव समान रहता है। प्रश्न को एक बार और ध्यान दीजिए, मैं कंफ्यूज हो गई थी, अपरिवर्तित पूछा था ना, परिवर्तित हम ध्यान दे रहे थे। यदि किसी डेटा में सभी प्रेक्षणों में समान संख्या जोड़ दी जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा माप अपरिवर्तित रहेगा। तो देखिए, सांख्यिकी अंगणितीय माध्य भी परिवर्तित हो जाएगा और माध्यिका भी, बहुलक भी, लेकिन अपरिवर्तित मानक विचलन होगा। तो ऑप्शन बी सी सही होगा। मैं अपरिवर्तित को नहीं ध्यान दे रही थी इसलिए कंफ्यूज हो गई थी। तो मानक विचलन अपरिवर्तित रहेगा, लेकिन यदि अंगणितीय माध्य और माध्यिका और बहुलक ये सब परिवर्तित हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिशर के आदर्श सूचकांक के संबंध में सही है। ऑप्शन ए है यह केवल आधार वर्ष के भारों का उपयोग करता है, ऑप्शन बी है यह केवल चालू वर्षों के भारों का उपयोग करता है, ऑप्शन सी लेस्पेयर पास्चे सूचकांक का ज्यामितीय माध्य है, ऑप्शन डी यह भार रहित सूचकांक है। प्रश्न नंबर 11, तो फिशर का आदर्श सूचकांक जो यह लेस्पेयर और पास्चे सूचकांक का ज्यामितीय माध्य होता है। ऑप्शन सी सही होगा। इसकी यहाँ पे व्याख्या है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 है, यदि किसी वितरण का कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस यानी सीवी क्रमशः 18% और 26% है तो कौन सा वितरण अधिक स्तर माना जाएगा। ऐसे प्रश्न में हमको लग रहा है कि 5 से 7 बार, मतलब सेम नहीं, ऐसे ही प्रश्न 5 से 7 बार मैं दोहरा चुकी हूँ। यदि आप लोग सभी एपिसोड देखे होंगे तो ये प्रश्न एकदम आराम से कर ले जाएंगे। बताइए,
ऑप्शन ए है सीबी बराबर 18%, ऑप्शन बी है सीबी बराबर 26%। दोनों समान रूप से स्थिर रहेंगे, जानकारी अपर्याप्त है। कौन सा अधिक स्थिर माना जाएगा? प्रश्न नंबर 12। तो ऑप्शन ए यानी 18% वाला स्थिर माना जाएगा। क्यों स्थिर माना जाएगा? क्योंकि कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएशन यानी सीबी सापेक्ष विचरण का माप है। जिस वितरण का सीबी कम होता है वह अधिक स्थिर होता है एवं विश्वसनीय माना जाता है। इसलिए 18% वाला वितरण 26% वाले वितरण की अपेक्षा अधिक स्थिर होगा। यह अवधारणा चयन और प्रदर्शन में से जुड़े प्रश्नों में अक्सर पूछी जाती है। प्रश्न नंबर 13 देखिए, निम्नलिखित में से किस स्थिति में ज्यामितीय माध्य का प्रयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है? यानी ज्योमेट्रिक मीन का प्रयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है। ऑप्शन ए है औसत आयु ज्ञात करने में, ऑप्शन बी है चक्रवृद्धि दर ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन सी औसत अंक ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन डी है औसत ऊंचाई ज्ञात करने के लिए। प्रश्न नंबर 13 बताइए। कौन होगा? ऑप्शन बी यानी ज्यामितीय माध्य का प्रयोग सबसे उपयुक्त माना जाता है चक्रवृद्धि दर ज्ञात करने के लिए। 13 का बी सही होगा। यहाँ पे देख लीजिए, ज्यामितीय माध्य का उपयोग उन स्थितियों में किया जाता है जहां प्रतिशत वृद्धि अनुपात, सूचकांक संख्या, निवेश प्रतिफल और कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट की गणना होती है और साधारण औसत के लिए अंगणितीय माध्य अधिक उपयुक्त होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी प्रश्न मतलब चक्रवृद्धि ब्याज से दे दिया था, लेकिन ये सब में प्रश्न बन सकता है। इसको ध्यान से देखिएगा, पढ़िएगा। प्रश्न नंबर 14, निम्नलिखित में से कौन सा संभाव्यता नमूनाकरण का उदाहरण है? संभाव्यता नमूनाकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए है उद्देश्यपूर्ण नमूना, ऑप्शन बी है सुविधाजनक नमूना, ऑप्शन सी है सरल यादृच्छिक नमूना, ऑप्शन डी है निर्णयात्मक नमूनाकरण। प्रश्न नंबर 14 तो कौन सा होगा? सरल यादृच्छिक नमूनाकरण, ऑप्शन सी सही होगा। इसकी व्याख्या यहाँ पे है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन फिशर के आदर्श सूचकांक से संबंधित है? ऑप्शन ए यह केवल आधार वर्षों के भारों का उपयोग करता है, यह केवल चालू वर्ष के भारों का उपयोग करता है, यह लेस्पेयर और पास्चे के सूचकांक का ज्यामितीय माध्य है, ऑप्शन डी है भार रहित सूचकांक है। प्रश्न नंबर ये प्रश्न दोबारा रिपीट हो गया है। प्रश्न नंबर 11 ये भी रिपीट हुआ है, ऊपर पढ़ाई हूँ, बताई हूँ। 13 14 तक कंप्लीट हुआ था ना जी, यहाँ तक हो गया, 15 पे आते हैं जी। बताइए, भारत में उपभोक्ता सूचकांक सीपीआई की नई श्रृंखला के अनुसार वर्तमान आधार वर्ष क्या है? कल इस प्रश्न को मैं इंक्लूड की थी, लेकिन पुराने पैटर्न पे बताई थी। इसको आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। मैं फिर मैसेज के माध्यम से आप लोगों को कमेंट में भी बताई थी और टेलीग्राम चैनल पर भी बताई थी। भारत में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई की नई श्रृंखला के अनुसार वर्तमान आधार वर्ष क्या है? 2011 बराबर 100, 2012 बराबर 100, 2023 बराबर 100, 2024 बराबर 100। यहाँ पे पूछ दिया है कि नई श्रृंखला के अनुसार। यदि पुरानी श्रृंखला के अनुसार पूछता तो ऑप्शन बी होता। यदि नई श्रृंखला के अनुसार पूछा है तो 2024 बराबर 100 यानी डी होगा। ऑप्शन डी सही होगा। देखिए, भारत सरकार द्वारा जारी नवीनतम सीपीआई श्रृंखला के आधार वर्ष 2024 बराबर 100 निर्धारित किया गया है। इससे पहले सीपीआई का आधार वर्ष 2012 बराबर 100 था और प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर बेस ईयर से जुड़े प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण होते, इसलिए नवीनतम संशोधन अवश्य याद रखें। पुराना पूछेगा तो बताइएगा 2012 बराबर 100 होगा, नवीनतम पूछेगा तो 2024 बराबर 100 होगा। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी, राष्ट्रीय आय एनआई और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधिकारिक आंकड़े जारी करता है? यानी कौन सा संगठन भारत के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी, राष्ट्रीय आय और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधिकारिक आंकड़े जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय या वित्त आयोग? प्रश्न नंबर 16 तो कौन जारी करता है? राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस एनएसओ। और इससे पहले 2019 से पहले सीएसओ और एनएसएसओ दोनों को मिलाकर यानी एनएसओ का निर्माण सीएसओ और एनएसएसओ के मिलने से हुआ है और 2019 में इसका गठन किया गया था। प्रश्न नंबर 17 है,
कथन और कथन से संबंधित प्रश्न है, कथनों पर विचार करना है। बताइएगा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन 2019 में किया गया था। कथन 2 कह रहा है एनएसओ का गठन सीएसओ और एनएसएसओ के विलय से हुआ था। ये प्रश्न ऊपर आ चुका है लेकिन रूप बदलकर बताइएगा। कथन ऑप्शन ए है एक सही है, ऑप्शन बी है 2 सही है, ऑप्शन सी है दोनों सही है, ऑप्शन डी है दोनों गलत। बताइए। देखिए, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ का गठन 2019 में किया गया था। जी बिल्कुल किया गया था। और सीएसओ और एनएसएसओ के विलय से एनएसओ का निर्माण हुआ था। जी बिल्कुल गठन हुआ था। दोनों सही है, ऑप्शन सी सही है, ऑप्शन सी सही है। अगला प्रश्न, इसका व्याख्या यहाँ पे दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक मुख्य खुदरा स्तर पर महंगाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? खुदरा स्तर पर, रिटेल लेवल पे। ऑप्शन ए है थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी है औद्योगिक उत्पाद सूचकांक, ऑप्शन सी है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन डी है मानव विकास सूचकांक। कौन सा सही होगा? प्रश्न नंबर 18 कौन सा सही होगा? तो देखिए, जो खुदरा स्तर पर महंगाई मापने के लिए उपयोग किया जाता है वह उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है। वही थोक मूल्य पर होलसेल प्राइस यानी WPI होता है, लेकिन यहाँ पे खुदरा रिटेल लेवल पर पूछा है तो CPI होगा। ऑप्शन सी सही होगा, यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स खुदरा स्तर पर उपभोक्ताओं द्वारा खरीदी जाने वाली वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतों में परिवर्तन को मापता है। और भारतीय रिजर्व बैंक मौद्रिक नीति बनाते समय मुख्य रूप से CPI आधारित खुदरा मुद्रास्फीति को ध्यान में रखता है। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के संबंध में सही है? राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन, NSC। ऑप्शन ए है NSO, दूसरा था ये NSC है। राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, इसका गठन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली में गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना था। ऑप्शन सी है भारत में मौद्रिक नीति निर्धारित करना। यह केवल जनगणना का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 19 बताइए, यानी राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है, इसका मुख्य उद्देश्य होता है भारत की आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली में गुणवत्ता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करना। ऑप्शन बी सही होगा, यानी NSC का उद्देश्य भारत की आधिकारिक सांख्यिकी प्रणाली में पारदर्शिता, गुणवत्ता, विश्वसनीयता एवं समन्वय सुनिश्चित करना है। यह सांख्यिकी नीतियां एवं सुधारों की संबंध में सरकार को सुझाव देता है। इसे NSO या MOSP के साथ भ्रमित नहीं करना चाहिए, यानी NSC अलग चीज है, NSO अलग चीज है। प्रश्न नंबर 20, यदि किसी वितरण का माध्य 120 है, मानक विचलन 24 है, तो परिवर्तन गुणांक क्या होगा? कितना होगा? 15%, 20%, 25% या 30%? बताइए। प्रश्न नंबर 20, तो कितना होगा? 20% होगा। कैसे होगा आइए बताते हैं। देखिए, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन CB का सूत्र होता है CB बराबर मानक विचलन बटा में समांतर माध्य। क्या होता है? मानक विचलन बटा में समांतर माध्य। मानक विचलन कितना दिया है? 24 और समांतर माध्य कितना दिया है? 120। तो जिसका मान जहां दिया है वहां पे रख देंगे। तो यहाँ पे CB बराबर 24 बटा में 120 गुणे 100 करेंगे, तो इसको काटेंगे तो कितने बार में जाएगा? 5 बार में जाएगा, और इसको काटेंगे फिर 20 बार में जाएगा, तो कितना आया? 20%। इसी सूत्र में रखेंगे। ये मानक विचलन है, स्टैंडर्ड डिविएशन, और ये माध्य है, समांतर माध्य। तो CB बराबर होता है मानक विचलन बटा में समांतर माध्य गुणे 100, और मान दिया है और वहां पे रखकर इसका सवाल आसानी से ऐसे सवाल को हल किया जा सकता है। सूत्र याद है तो सवाल अपने आप लग जाएगा। प्रश्न नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? ऑप्शन ए है NSO मौद्रिक नीति निर्माण करता है। ऑप्शन बी RBI राष्ट्रीय आय का आधिकारिक अनुमान लगाती है। ऑप्शन सी MOSPI सांख्यिकी एवं कार्यान्वयन मंत्रालय है। ऑप्शन डी नीति आयोग CPI का संकलन करती है। प्रश्न नंबर 21, अपने प्रश्नों को काउंट करते रहिए, कमेंट करके जरूर बताइएगा कितना सही हुआ।
तो क्या होगा, देखिए NSO गलत दिया है। मौद्रिक नीति का निर्माण RBI करती है और NSO क्या करती है, राष्ट्रीय आय का आधिकारिक अनुमान लगाती है। और सबसे उपयुक्त जो उत्तर है, सबसे उपयुक्त उत्तर कौन सा है, मॉस्पी, सांख्यिकी एवं कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन सी सही होगा। यानी सही सुमेलित कौन है, तो मॉस्पी का कार्य क्या है, सांख्यिकी एवं कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर, यहाँ पे इसकी व्याख्या है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक भारत में औद्योगिक उत्पादन में परिवर्तन को मापता है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, थोक मूल्य सूचकांक, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, मानव विकास सूचकांक। देखिए, खुदरा मूल्य पर महंगाई को मापता है, ये थोक मूल्य पर महंगाई को मापता है, यह ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, मानव विकास सूचकांक है, और ये जो औद्योगिक उत्पादन सूचकांक है, यही भारत में औद्योगिक उत्पादन में परिवर्तन को मापता है, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचकांक परीक्षण फीसर के आदर्श सूचकांक द्वारा संतुष्ट किया जा सकता है। ऑप्शन ए है केवल समय प्रत्यायन ऑप्शन ए है केवल समय प्रत्यावर्तन परीक्षण, ऑप्शन बी है केवल कारक प्रत्यावर्तन परीक्षण, ऑप्शन सी है समय प्रत्यावर्तन और कारक परिवर्तन प्रत्यावर्तन दोनों परीक्षण, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 23 का उत्तर कौन सा सही होगा, तो सूचकांक परीक्षण फीसर के आदर्श सूचकांक द्वारा संतुष्ट किया जाता है, ऑप्शन सी, यानी समय प्रत्यावर्तन एवं कारक प्रत्यावर्तन दोनों परीक्षण, ऑप्शन सी सही होगा। बोथ टाइम रिवर्सल एंड फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, यहाँ पे इसका व्याख्या है। प्रश्न नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सेंसस मेथड में केवल कुछ इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन बी है सैंपलिंग सर्वे में समष्टि की प्रत्येक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन सी सेंसस मेथड में समष्टि की प्रत्येक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन डी सैंपल सर्वे और सेंसस मेथड में कोई अंतर नहीं होता है। प्रश्न नंबर 24, कौन सा कथन सही है, तो सबसे उपयुक्त मतलब ऑप्शन सी होगा, सेंसस मेथड में समष्टि की प्रत्येक इकाई का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 25 नंबर का प्रश्न है, आधा हम लोग कवर कर लिए, आधा बाकी है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जनसंख्या की सांख्यिकीय परिभाषा को सही रूप से व्यक्त करती है। ऑप्शन ए है केवल किसी देश की मानव जनसंख्या, ऑप्शन बी है अध्ययन के लिए चुनी गई कुछ इकाइयां, ऑप्शन सी है अध्ययन से संबंधित सभी इकाइयों का समुच्चय, ऑप्शन डी है केवल उत्तरदाताओं की संख्या। बारिश आ गई। प्रश्न नंबर 25, तो क्या होगा, जनसंख्या की सांख्यिकीय परिभाषा का सही रूप व्यक्त करता है। ऑप्शन ए है केवल किसी देश की मानव जनसंख्या, ऑप्शन बी है अध्ययन के लिए चुनी गई जनसंख्या, ऑप्शन सी अध्ययन से संबंधित सभी इकाइयों का समुच्चय, ऑप्शन डी है केवल उत्तरदाताओं की संख्या। बताइए प्रश्न नंबर 25 का उत्तर कौन सा सही होगा, तो जनसंख्या यानी पॉपुलेशन की सांख्यिकीय परिभाषा को सही रूप से व्यक्त करता है ऑप्शन सी, यानी अध्ययन से संबंधित सभी इकाइयों का समुच्चय, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा नमूना का एक प्रोबेबिलिटीज सैंपलिंग मेथड है। नमूना का एक प्रोबेबिलिटीज सैंपलिंग मेथड है। ऑप्शन ए है कोटा नमूना, ऑप्शन बी है सुविधाजनक नमूना, ऑप्शन सी है यादृच्छिक यादृच्छिक नमूना, ऑप्शन डी है उद्देश्यपूर्ण नमूना। प्रश्न नंबर 26 बताइए, तो क्या होगा, अस्वीकृत यादृच्छिक नमूना, ऑप्शन सी सही होगा। इसको देख लीजिए। प्रश्न नंबर 27 स्टेटमेंट से है, स्टेटमेंट को सही से पढ़िए, ऑप्शन दिखाती हूँ। यदि दो चरों के बीच, कथन एक है, यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक का मान -1 हो तो उनके बीच पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होता है। कथन दूसरा दिया है, सहसंबंध के कारण सहसंबंध से कारण कार्य संबंध सिद्ध हो जाता है। कथन दोनों देख लीजिए, ऑप्शन दिखाती हूँ। केवल एक सही है, केवल दोनों सही है, अरे दो सही है, केवल ऑप्शन ए है केवल एक सही है, ऑप्शन बी है केवल दो सही है, ऑप्शन सी है दोनों सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। बताइए कौन सा होगा 27 का, तो 27 का ए सही होगा, क्योंकि जो यदि दो चरों के बीच सहसंबंध गुणांक का मान -1 होगा तो पूर्ण धनात्मक सहसंबंध होगा। जी बिल्कुल सही है, यही प्लस ऊपर आया था तो क्या था, पूर्ण धनात्मक सहसंबंध था। तो ए वाला ऑप्शन सही है कथन, लेकिन जो दूसरा वाला है ये गलत है।
तो केवल एक सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या है, देख लीजिएगा जरूर पेपर से पहले। निम्नलिखित में से किस स्थिति में हार्मोनिक माध्य का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त होता है, बताइए। यानी हार्मोनिक मीन का प्रयोग सर्वाधिक उपयुक्त किस स्थिति में होता है? ऑप्शन ए है औसत ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन बी है औसत गति ज्ञात करने में जब समान दूरी तय की गई हो, ऑप्शन सी है औसत अंक ज्ञात करने में, और ऑप्शन डी है औसत वर्षा ज्ञात करने में। प्रश्न नंबर 28 बताइए। तो क्या होगा? औसत गति ज्ञात करने में तथा समान दूरी जब समान दूरी तय की गई हो, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन बी। प्रश्न नंबर 29 है, भारत में आधिकारिक सीपीआई का संकलन और प्रकाशन किस संस्था द्वारा की जाती है? यानी भारत में आधिकारिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का संकलन और प्रकाशन किस संस्था द्वारा की जाती है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा। प्रश्न नंबर 29, तो किसके द्वारा की जाती है बताइए? तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है, यानी नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस यानी एनएसओ द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 30, निम्नलिखित में से कौन सा माप प्रसरण का सापेक्ष माप है? ऑप्शन ए मानक विचलन, ऑप्शन बी विचरण, ऑप्शन सी परिवर्तन गुणांक, ऑप्शन डी परास। प्रश्न नंबर 30, तो क्या होगा? परिवर्तन गुणांक, ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न नंबर 30 का ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 31, देखिए ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सा कथन केंद्रीय सीमा प्रमेय से सेंट्रल लिमिट थ्योरम सीएलटी के संबंध में सही है? सीएलटी के संबंध में कौन सा सही है? ऑप्शन ए देखिए, यह केवल सामान्य वितरण पर लागू होता है, ऑप्शन बी है पर्याप्त बड़े नमूना आकार पर प्रतिवर्ष माध्यमों का वितरण लगभग सामान्य हो जाता है, ऑप्शन सी यह छोटे नमूनों पर लागू होता है, ऑप्शन डी इसका नमूनाकरण से कोई संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 31, तो सीएलटी यानी सेंट्रल लिमिट थ्योरम यानी केंद्रीय सीमा प्रमेय का संबंध ऑप्शन बी से है, यानी पर्याप्त बड़े नमूना आकार पर प्रतिदर्श माध्यमों का वितरण लगभग सामान्य हो जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। इसका ये व्याख्या है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 32, भारत में आवधिक श्रमिक बल सर्वेक्षण किस संस्था द्वारा संचालित किया जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा, नीति आयोग द्वारा, कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी द्वारा। प्रश्न नंबर 32, तो भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है, संचालित किया जाता है, ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न नंबर 32 का बी। प्रश्न नंबर 33 है, प्रश्न देखिए, ऑप्शन भी दिख रहा है, कुछ बाकी है। यदि किसी वितरण में मीन बराबर मीडियन, मीडियन बराबर मोड हो तो वह वितरण कैसा होगा? ये भी प्रश्न 4 से 5 बार आ चुका है। यदि आप लोग मेरी कंप्लीट वीडियो को देखे होंगे तो कम से कम ये प्रश्न 4 से 5 बार आप लोगों के पास आया होगा। अब गलत होने की संभावना बहुत ही कम हो जाएगी। तो जहाँ पे तीनों बराबर हैं तो क्या होगा? धनात्मक, ऋणात्मक, सममित या द्विशिखरी। क्या होगा? सममित, ऑप्शन सी सही होगा। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, जब बराबर होगा तो सममित होता है, जब मीन बड़ा होगा मीडियन से, मीडियन बड़ा होगा मोड से तो धनात्मक विषमता होगा। अब वहीं पे मीन छोटा होगा मीडियन से और मीडियम छोटा होगा मोड से तो वहां पर ऋणात्मक विषमता होती है। इससे प्रश्न 100% बनेगा, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 34 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सूचकांक संख्याओं के संबंध में सही नहीं है? ऑप्शन ए है सूचकांक संख्याएं समय के साथ होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को मापती हैं, ऑप्शन सी है बी है सीपीआई का उपयोग खुदरा मुद्रास्फीति मापने में किया जाता है, ऑप्शन सी है डब्ल्यूपीआई उपभोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से खरीदी गई वस्तुओं की कीमतों को मापता है, ऑप्शन डी है फिशर इंडेक्स और फिशर इंडेक्स को आइडियल इंडेक्स कहा जाता है। प्रश्न देखिए क्या किया, कहा है सही नहीं है पूछा है, यहाँ पे नहीं बहुत खतरनाक है, इसको पहले अंडरलाइन करिएगा, पेपर में आएगा तो। प्रश्न नंबर 34, तो देखिए सूचकांक संख्याएं समय के साथ होने वाले सापेक्ष परिवर्तन को मापती हैं, जी बिल्कुल मापती हैं। सीपीआई का उपयोग खुदरा मुद्रास्फीति मापने में किया जाता है, जी बिल्कुल किया जाता है।
और ऑप्शन डी दिया है डब्ल्यूपीआई उपभोक्ताओं द्वारा प्रत्यक्ष रूप से खरीदी गई वस्तुओं की कीमत को मापता है, तो जी बिल्कुल नहीं मापता है क्योंकि यह थोक मूल्य सूचकांक से संबंधित है। और ऑप्शन डी है फिशर इंडेक्स को आइडियल इंडेक्स कहा जाता है, ये भी सही है। तो यहाँ पे क्या पूछा है, सही नहीं है, तो ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न के अनुसार ऑप्शन सी सही होगा। देखिए यहाँ पे इसकी व्याख्या है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 35 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के संबंध में सही है पूछा है। एनएसओ के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखिए, एनएसओ भारत की मौद्रिक नीति तैयार करता है। ऑप्शन बी है एनएसओ केवल जनगणना आयोजित करता है। ऑप्शन सी है एनएसओ राष्ट्रीय आय, जीडीपी, आईआईपी, सीपीआई आदि के आधिकारिक आंकड़े जारी करता है। ऑप्शन डी है एनएसओ प्रत्यक्ष कर निर्धारित करता है। प्रश्न नंबर 35 को देखिए, कौन सा सही है? तो देखिए एनएसओ के संबंध में सबसे उपयुक्त ऑप्शन ये है, एनएसओ राष्ट्रीय आय, जीडीपी, आईआईपी, सीपीआई आदि के आधिकारिक आंकड़ों को जारी करता है। ऑप्शन सी सही होगा। ये यहाँ पे इसकी व्याख्या है, देख लीजिएगा जरूर। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा सहसंबंध गुणांक का संभव मान नहीं है? बताइए। सहसंबंध गुणांक का संभव मान नहीं है। -0.86 प्लस 0.92 प्लस 1.25। ऑप्शन डी है 0। प्रश्न नंबर 36 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो सहसंबंध गुणांक का मान -1 और +1 के बीच में होता है। तो जो मान इसके बीच में है वो संभव है, जो नहीं है वो संभव नहीं है। तो ऑप्शन जो सी है +1.25 है, यह -1 और +1 के बीच में नहीं आएगा, इसलिए यह मान संभव नहीं है और ये तीनों आ जाएगा। इसकी यहाँ पे ये व्याख्या है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस सूचकांक का उपयोग भारतीय रिजर्व बैंक मुख्य रूप से मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के रूप में के लिए करता है? ऑप्शन ए है थोक मूल्य सूचकांक, ऑप्शन बी है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ऑप्शन सी है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, ऑप्शन डी है खुदरा मूल्य सूचकांक। प्रश्न नंबर 37 का उत्तर कौन सा सही होगा? यदि आप लोग ऊपर देखे होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर कर ले जाएंगे, क्योंकि 1-2 बार इसकी चर्चा हो चुकी है। तो देखिए, जो आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक है, मुख्य रूप से मुद्रास्फीति लक्ष्यीकरण के लिए सीपीआई यानी उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का उपयोग करता है। ऑप्शन बी सही होगा। और वर्तमान में सीपीआई की नई श्रृंखला का आधार वर्ष 24 बराबर 100 है, और यदि यही पुराना पूछेगा तो 2012 बराबर 100 आएगा आंसर। प्रश्न नंबर 38, निम्नलिखित में से कौन सा माप चरम मानों से सबसे कम प्रभावित होता है? अंगणितीय माध्य, माध्यिका, मानक विचलन, पराश। प्रश्न नंबर 38, चरम मानों से सबसे कम प्रभावित कौन होता है? तो कौन होता है? माध्यिका। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पे इसकी व्याख्या है, देख लीजिए। एक और प्रश्न टकराया, ऊपर 2 प्रश्न टकरा चुके हैं, यदि उनको कॉन्सेप्ट क्लियर किए होंगे वहां से तो इसको कर ले जाएंगे अपने आप। यदि किसी वितरण का परिवर्तन गुणांक क्रमशः 12%, 18%, 25% और 30% है तो सबसे अधिक स्थिर वितरण कौन होगा? ऑप्शन 12%, ऑप्शन बी 18%, ऑप्शन बी सी 25%, ऑप्शन डी 30%। प्रश्न नंबर 39 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो 12%, जिसका मान जितना कम होगा वह उतना ही वितरण स्थिर होगा। ऑप्शन ए सही होगा। देख लीजिए, यहाँ पे इसका व्याख्या दिया गया है और ऐसे प्रश्न बनने की संभावना अधिक प्रबल होती है, देख लीजिएगा ध्यान से। प्रश्न नंबर 40 है, भारत में सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी तथा सकल मूल्य संवर्धन ग्रॉस वैल्यू एडेड जीबीए के आधिकारिक अनुमान कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, ऑप्शन डी है नीति आयोग। बताइए, भारत में जीडीपी और जीबीए का आधिकारिक अनुमान कौन जारी करता है? प्रश्न नंबर 40 कौन करता है? एनएसओ जारी करता है। ऑप्शन सी सही होगा। भारत में जीडीपी, जीबीए, नेशनल इनकम आदि के आधिकारिक अनुमान एनएसओ द्वारा जारी किया जाता है और एनएसओ सांख्यिकी एवं यानी मौसमी के अधीन कार्य करता है। आरबीआई इन आंकड़ों का उपयोग मौद्रिक नीति विश्लेषण में करता है, लेकिन इन्हें जारी नहीं करता। प्रश्न नंबर 41, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नमूना सर्वेक्षण का प्रमुख लाभ है? ऑप्शन ए है इसमें समष्टि की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करता है, ऑप्शन यह सदैव जनगणना से अधिक शुद्ध होता है। नमूना सर्वेक्षण के बारे में पूछ रहा है, प्रश्न को ध्यान से देख लीजिएगा। नमूना सर्वेक्षण यानी सैंपल सर्वे का प्रमुख लाभ क्या है? ऑप्शन ए है इसमें समष्टि की प्रत्येक इकाई का अध्ययन होता है, यह सदैव जनगणना से अधिक शुद्ध होता है, ऑप्शन सी दिया इसमें धन, समय, श्रम की बचत होती है
तथा बड़े समष्टि के लिए अधिक व्यवहारिक होता है। ऑप्शन डी, इसमें नमूना त्रुटि नहीं होते। प्रश्न नंबर 41, अब से 10 प्रश्न बाकी हैं। दोस्तों बता दूं, यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा। यदि कोई त्रुटि हो गई होगी तो आप कमेंट करके जरूर उस त्रुटि को बताइएगा। ये आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी बेहतर होगा। प्रश्न नंबर 41, तो क्या होगा? जो सैंपल सर्वे होता है इसका प्रमुख लाभ होता है कि इसमें धन श्रम की बचत होती है। यह बड़े समष्टि के लिए अधिक व्यवहारिक होता है। यहाँ पे इसकी व्याख्या है। प्रश्न नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है, मानक विचलन का प्रयोग मान सभी ऋणात्मक नहीं होता। मानक विचलन का मान कभी ऋणात्मक नहीं होता। ऑप्शन बी, विचरण ऋणात्मक हो सकती है। ऑप्शन सी, सहसंबंध गुणांक का मान +2 हो सकता है। ऑप्शन डी है, माध्यिका सदैव अंगणितीय माध्य से बड़ी होती है। प्रश्न नंबर 42, कौन सा कथन सही है? तो मानक विचलन का मान कभी ऋणात्मक नहीं हो सकता। ऑप्शन ए सही है और बाकी सब गलत है। देखिए यहाँ पे सहसंबंध गुणांक का मान अभी बताई हूँ ना कि -1 और +1 के बीच में होता है। स्टेटमेंट ध्यान से देख लीजिएगा, यहाँ पे है इसकी व्याख्या। प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपभोक्ता मूल्य सूचकांक यानी सीपीआई के संबंध में सही है? सीपीआई केवल थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तन को मापता है। ऑप्शन बी है, सीपीआई का उपयोग मुख्यतः खुदरा-स्फीति मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन सी है, सीपीआई का संकलन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। ऑप्शन डी है, सीपीआई केवल कृषि वस्तुओं को शामिल करता है। प्रश्न नंबर 43 सही है। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, सीपीआई का मुख्य उपयोग खुदरा मुद्रास्फीति मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। और जो ये वाला स्टेटमेंट दिया है ना कि थोक स्तर पर मूल्य परिवर्तन को मापता है, तो ये सीपीआई नहीं डब्ल्यूपीआई मापता है। ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ पे देख लीजिए। प्रश्न नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा वितरण का सबसे अधिक समरूप माना जाएगा? कौन सा वितरण सबसे अधिक समरूप माना जाएगा? ऑप्शन ए है, सीबी बराबर 8%, सीबी बराबर 14%, सीबी बराबर 22%, सीबी बराबर 35%। प्रश्न नंबर 44, सबसे अधिक समरूप कौन माना जाएगा? तो क्या होगा? सीबी बराबर 8%। ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ पे इसकी व्याख्या है, देख लीजिए। प्रश्न नंबर 45, निम्नलिखित में से कौन सा नमूना का गैर प्रायिकता तरीका है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा नमूनाकरण का गैर प्रायिकता तरीका है? ऑप्शन ए है, सरल यादृच्छिक नमूना। ऑप्शन बी है, आश्चर्यकृत नमूनाकरण। ऑप्शन सी है, व्यवस्थित नमूनाकरण। ऑप्शन डी है, उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण। प्रश्न नंबर 45, तो क्या होगा? उद्देश्यपूर्ण नमूनाकरण। ऑप्शन डी सही होगा। यानी परपोजिव सैंपलिंग में नमूना शोधकर्ता के निर्णय के आधार पर चुना जाता है, इसलिए प्रत्येक इकाई के चुने जाने की समान संभावना नहीं होती है। यही कारण है कि इसे नॉन प्रोबेबिलिटीज सैंपलिंग कहा जाता है, जबकि सैंपल रैंडम, स्ट्रेटिफाइड एंड सिस्टमेटिक सैंपलिंग प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग के उदाहरण हैं। प्रश्न नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देख लीजिए, सही पूछा है, ध्यान से देखते चले जाइए। ऑप्शन ए दिया है, सहसंबंध गुणांक का मान -1 और +1 के बीच में होता है। तो ये अभी बताई हूँ, ये क्लियर ही है, सही है। और अब ऑप्शन सही है पूछा है ना, ठीक है। सहसंबंध गुणांक का मान -2 और -2 के बीच में होता है, +2 के बीच में होता है। सहसंबंध सदैव धनात्मक होता है। सहसंबंध गुणांक का मान 100 से अधिक हो सकता है। तो जी इसको मैं ऊपर बता चुकी हूँ, 46 का ए होगा। सहसंबंध गुणांक का मान -1 और +1 के बीच में होता है। यहाँ पे कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक -1 से +1 के बीच में होता है। +1 रहेगा तो पूर्ण धनात्मक होगा, -1 रहेगा तो पूर्ण ऋणात्मक होगा। अब जब 0 होगा तो रैखिक सहसंबंध का अभाव को दर्शाता है। प्रश्न नंबर 47, निम्नलिखित में से कथन सूचकांक संख्याओं के संबंध में सही है? इसमें से देखना है कि सूचकांक संख्याओं के बारे में कौन सा कथन सही बता रहा है। ऑप्शन देखिए, सूचकांक संख्याएं केवल निरपेक्ष परिवर्तन को दर्शाते हैं। ऑप्शन बी है, सूचकांक संख्याएं समय और स्थान के सापेक्ष परिवर्तन को मापती हैं। ऑप्शन सी है, सूचकांक संख्याओं का उपयोग केवल जनसंख्या अध्ययन में होता है। ऑप्शन डी है, सूचकांक संख्याएं सदैव प्रतिशत को व्यक्त नहीं की जा सकती। प्रश्न नंबर 47, कौन सा उत्तर सही होगा बताइए? सूचकांक संख्याओं के संबंध में सही है, कौन सा सही है? ऑप्शन बी, यानी सूचकांक संख्याएं समय और स्थान के सापेक्ष परिवर्तन को मापती हैं। ऑप्शन बी सही होगा।
यहाँ पे दिया है, देख लीजिएगा। प्रश्न नंबर 48 है, भारत में आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि उत्पादन का अनुमान लगाना, ऑप्शन बी है रोजगार बेरोजगारी से संबंधित आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध कराना, ऑप्शन सी है विदेशी व्यापार का अनुमान अध्ययन करना, ऑप्शन डी है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तैयार करना। प्रश्न नंबर 48 बताइए कौन सा सही होगा। तो भारत में PLFS का मुख्य उद्देश्य है रोजगार और बेरोजगारी से संबंधित आधिकारिक आंकड़ों को उपलब्ध कराना। ऑप्शन बी सही होगा। यानी जो PLFS है का संचालन NSO द्वारा किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है भारत में एम्प्लॉई एम्प्लॉयमेंट और श्रम बल भागीदारी दर और वर्क पॉपुलेशन रेट जैसे महत्वपूर्ण श्रम बाजार के संकेतों के आधिकारिक आंकड़े उपलब्ध कराना। प्रश्न नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में अंगणितीय माध्य का प्रयोग उपयुक्त नहीं माना जाता है? ऑप्शन ए है जब सभी प्रेक्षण संख्यात्मक हो, ऑप्शन बी है जब वितरण में अत्यधिक चरम मान हो उपस्थित हो, ऑप्शन सी है जब कोई आंकड़े पूर्ण हो, सभी आंकड़े पूर्ण हो, ऑप्शन डी है जब समान भार वाले आंकड़ों का औसत मान निकालना हो। प्रश्न नंबर 49, अब केवल एक ही प्रश्न बचा है। अंगणितीय माध्य का प्रयोग सब उपयुक्त नहीं है पूछा है, यहाँ पे उपयुक्त नहीं को अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो क्या होगा? ऑप्शन बी, जब वितरण में अत्यधिक चरम मान उपस्थित हो। प्रश्न बी सही होगा। यानी अंगणितीय माध्य चरम मानों में से सबसे अधिक प्रभावित होता है। कौन? अंगणितीय माध्य। या वितरण में बहुत बड़ा और बहुत छोटे मान हो तो मीन वास्तविक केंद्रीय प्रवृत्ति को सही ढंग से व्यक्त नहीं करता। ऐसी स्थिति में मीडियन अधिक उपयुक्त माना जाता है। आज का रहा ये अंतिम प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? CPI थोक मूल्य सूचकांक, थोक स्तर का मुद्रास्फीति, WPI खुदरा स्तर का मुद्रास्फीति, IIP औद्योगिक उत्पादन का सूचकांक, PLF उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बताइए। प्रश्न नंबर 50। दोस्तों बता दें, यदि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों में खूब शेयर करिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका 50 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ और सेशन कैसा लगा। यदि कुछ त्रुटि हो गई होगी तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ताकि उस त्रुटि को समय रहते सुधार किया जाए और सही जानकारी उपलब्ध कराया जाए। मैं तो पूरा भरसक कोशिश की हूँ, 2 से 3 बार मतलब देखी हूँ। यदि बाई चांस कोई त्रुटि हो जाए तो जरूर बताने की कोशिश करिएगा। बताइए। तो ऑप्शन सी सही होगा, यानी IIP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ऑप्शन सी सही है। देखिए, थोक स्तर की मुद्रास्फीति WPI करता है और रिटेल इन्फ्लेशन का माप CPI करता है और ये दूसरा है। इस प्रकार 50 प्रश्न कंप्लीट हुए। यहाँ पे देख लीजिएगा इसका। यदि आप PDF प्राप्त करना चाह रहे हैं तो अंजू एग्जाम अकेडमी टेलीग्राम चैनल से जुड़िएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही और फिर कल हम लोग मिलते हैं शाम 5 बजे मॉडल पेपर 3 के साथ। थैंक यू। पूरा वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया और जय हिंद, जय भारत। मन लगाकर पढ़िए, इधर उधर नहीं भागिए, कहीं एक जगह होकर इकट्ठा होकर पढ़िए। चलिए चलते हैं।